नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कई मित्रों ने कहा कि मैं बीते साल पढ़े उपन्यासों पे, बीते साल पढ़ी किताबों पे बातचीत करूं। हालांकि किताबों को पढ़ने का वास्ता वर्षों से नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि पिछले साल जो कुछ किताबें मैंने पढ़ी उन्हें आपसे साझा कर सकता हूं। एक किताब जिस पर मैंने चर्चा की थी वो गीतांजलि श्री का उपन्यास सहसा था, और भी कुछ किताबों की चर्चा की जो पिछले साल पढ़ी थी। एक नई किताब पे आज बात करना चाह रहा हूँ। वो अलका सरावगी का उपन्यास है कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन, दिल और दरारें। ये उपन्यास बिल्कुल हाल में छप के आया है। इत्तेफाक से जब ये तैयार हो गया था, लिख लिया गया था, तब अलका जी ने स्नेह के साथ ये पांडुलिपि मुझे पढ़ने को भेजी थी। तब भी मैंने इसका पाठ किया था और इसको नए सिरे से पढ़ते हुए मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। इस पे ही नहीं बल्कि अलका सरावगी के पूरे लेखन पे, क्योंकि पिछले 3 दशकों में, शायद इससे थोड़ा ऊपर भी हो गया होगा, अलका सरावगी हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने सबसे समृद्ध, सबसे विविधतापूर्ण और बहुत स्तरीय किस्म का साहित्य दिया है, जो बहुत सूक्ष्म दृष्टि और उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण है। जब उनका पहला उपन्यास आया था कली कथा वाया बाईपास, ये 90 के दशक के आखिरी दिनों की बात थी, तो सबने माना कि वो अपने शिल्प में समय के प्रवाह में आते जाते लगभग 1 सदी के कालखंड को अपनी तरह से देखता है, इतिहास की एक तरह से पुनर्व्याख्या करता है। उस उपन्यास को मुझे याद है कि राजेंद्र यादव ने हंस के पन्नों पे उसे खूब जगह दी थी। उस पर बातचीत करते हुए उसकी एक आलोचना भी की थी। कहा कि इसमें स्त्री स्वर नहीं दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये बात अपने आप में बहस तलब है, और राजेंद्र यादव का अपना एक पक्ष होता था कि स्त्री उपन्यासों में स्त्री लेखकों को क्यों स्त्री अभिव्यक्तियाँ ही चुननी चाहिए। ये बहस आज तक जारी है और इसके अलग अलग पहलू हैं। लेकिन अलका सरावगी का जो अगला उपन्यास था शेष कादम्बरी, वो उसमें स्त्रियां ही स्त्रियां थी। ये निश्चित तौर पे किसी बात के जवाब के तौर पे नहीं लिखा गया था, कुछ साबित करने के लिए नहीं लिखा गया था, लेकिन अलका सरावगी के लेखकीय सामर्थ्य का एक पहलू ये उपन्यास था। आने वाले दिनों में उनके जो उपन्यास आए, सब के सब अलग अलग कथा भूमि पे अलग अलग तरह के किरदारों के साथ। मुझे याद है कोई बात नहीं, माँ और बेटे के रिश्ते की एक बड़ी मार्मिक दास्तान है, जिसमें बेटा जो है वो बौद्धिक तौर पे, जिसे हम स्पेशलाइज्ड चाइल्ड कहते हैं, कुछ उस तरह का है, और कैसे वो इस जीवन से बल्कि वो शारीरिक तौर पे थोड़ा कमज़ोर है, और कैसे वो इस जीवन से तुकतान बिठाता चलता है, कैसे माँ और बेटे मिलके कई पहाड़ों जैसा एक संघर्ष जीतते हैं। एक एक कदम चलना जहाँ कई बार एक एक पहाड़ होता है, हारते जीतते, फिसलते गिरते। वो एक बिल्कुल अलग उपन्यास था। एक ब्रेक के बाद आया चौथा उपन्यास जो है वो उदारीकृत भारत के नए बनते समाज की कहानी के तौर पे आया। आने वाले वर्षों में जानकी दास तेजपाल मैंशन जब आया, तो फिर वो नक्सलवादी आंदोलन के दौर के कलकत्ता से लेकर अभी तक के बदलाव को रेखांकित करने वाली कृति की तरह आया। ये सिलसिला और आगे जाता है। बहुत सारी उनकी किताबें कभी संवाद की शैली में, आखिरी जो उनका उपन्यास था वो उस उपन्यास को लेकर भी, जिसमें पूर्वी बंगाल से आए लोगों की कहानी थी, वो उपन्यास भी बहुत ही अपनी तरह से उसने जगह बनाई। और अब जो उपन्यास ये है कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन, दिल और दरारें, ये बिल्कुल एक अलग दुनिया की कहानी कहता है। असल में याद दिलाता है कि जिन शहरों में हम रहते हैं, उन शहरों में एक अदृश्य आबादी भी, जो शायद हमारी आबादी से बड़ी है, वो भी रहती है। मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूँ कि सलमान रुश्दी के उपन्यास मिडनाइट स्टूडेंट के किरदार अमीना
अचानक जामा मस्जिद के इलाके में पहुंचती है और वो पाती है कि हाँ, सड़क पे बैठे अपाहिज लोगों को देखकर, भीख मांगते लोगों को देखकर अचानक उसको लगता है कि अरे ये कौन सी दुनिया है। उसने लिखा है सलमान रुश्दी ने कि शी लॉस्ट हर सिटी आईज, उसने अपनी शहरी आंखें खो दी। हम असल में एक शहरी आंख लगाए रखते हैं जिससे हम बहुत सारा कुछ नहीं देखते हैं, जो बहुत सारा कुछ एक बड़ा यथार्थ हमारी आंखों से छुप जाता है। लेकिन अलका सरावगी के इस उपन्यास में, ये जो कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटन है, कलकत्ता के तलछट की दुनिया है। वो दुनिया जो हमारे पाँवों के नीचे, जिन फ्लाईओवरों के ऊपर से हमारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनके नीचे बने फुटपाथों पे सोई रहती है। वो दुनिया जो हमारे सोसाइटीज़ के बाहर चौकीदारी करती है। वो दुनिया जो हमारे बहुत सारे छोटे छोटे काम करती है, हमारे घरों में खाना पहुंचाती है, ऐप आधारित टैक्सी चलाती है, पोल्ट्री फार्म जैसी छोटी छोटी दुकानें, चाय पानी की दुकानें चलाती है। ये सिर्फ किसी तरह अपना गुजारा करने वाले बहुत मामूली लोग नहीं हैं जिनके हिस्से कोई विचार, कोई संवेदना नहीं आई है। ये भी जीवन को हमारी तरह ही महसूस करते, उसके संकटों को हमसे ज़्यादा झेलते और जो कुछ घट रहा है उसके परिणामों को हमसे ज़्यादा भुगतते लोग हैं। इनके हिस्से ज़्यादा विस्थापन आते हैं, इनके हिस्से ज़्यादा बेदखली आती है, पुलिस की मार इनके हिस्से आती है, इनके हिस्से बार बार उजड़ना आता है, इनको बार बार अपना कारोबार चुनना पड़ता है। ये उपन्यास, वैसे तो उपन्यास का नायक जो है एक बंगाली लड़का है जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है, और ये शादी जो है उसके लिए बिल्कुल अपनी पहचान बदलने की मजबूरी बन जाती है। उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया है, ये भी अपने परिवार को छोड़ देता है और अब अपनी बदली हुई पहचान के साथ एक नई दुनिया में जी रहा होता है। उस दुनिया में जहाँ कोई बिजली बत्ती का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ, अगर हम इसको उस तलछट की कहानी मान लेंगे, सिर्फ आर्थिक आधार पे, सिर्फ इनकी झुग्गियों, इनकी कहीं दूर बसने वाली बड़ी तंग कोठरियों वाली बस्तियों को देखेंगे तो इसके उस सामाजिक पक्ष को अनदेखा कर देंगे जो इन दिनों लगातार बड़ा होता जा रहा है। असल में ये कहानी हिंदुस्तान के उन अल्पसंख्यक परिवारों की भी कहानी है जो लगातार हाशिए पे जाते चले गए हैं, जिनको हर आंदोलन डराता है, जो आंदोलन भी कर रहे हैं तो संदेह के घेरे में आते हैं, जिनको एनआरसी और सीएए जैसे कानून जो हैं या कानूनों के प्रस्ताव जो हैं वो परेशान करते हैं, जिनको बार बार लगता है कि उनकी नागरिकता पे कोई तलवार लटक रही है, जो सच में लटकाई जा रही है, जिनका वोट अहमियत रखता है और जिनका वोट काट लिया जाता है। इन दिनों भी बंगाल में चुनाव होने को हैं, एसआईआर जारी है जिसमें बहुत सारे नाम काटे जाएंगे, जोड़े जाएंगे, लोग अपने दस्तावेज लेके घूम रहे हैं दिखाने को। इन सब किरदारों की बड़े मार्मिक ढंग से इनके घरों में क्या पकता है, ये किस तरह इनके झगड़े हो जाते हैं, किस तरह जिंदगी की मामूली रगड़ घस के बीच ये बचे रहते हैं, मैं वो कहानी आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। वो कहानी अलका सरावगी ने खुद बताई है और बहुत ही उनके पास जो समृद्ध भाषा है, जो संवेदनशील लहजा है, वो यहाँ भी बरकरार है। बल्कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ उपन्यासों में कई बार मुझे लग रहा था कि एक रुक्षता सी जो आती जा रही है उनके लेखन में, शायद हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन बड़ा सपाट किस्म का हो। इस उपन्यास में वो पिछले कुछ उपन्यासों से वो आगे खड़ी दिखाई देती हैं। आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। शुक्रिया।